हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम अलंकार के आपके सभी डाउट्स का अंत करने जा रहे हैं। वो अलंकार भी खास तौर पे जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मेंशन किए हैं कि यही अलंकार वो आपसे पूछेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी और उन्हें हम विशेष तौर पे यहाँ पे समझेंगे और अलंकार एज अ होल कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। अलंकार को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए जैसे माँ है तो जैसे माँ के विभिन्न आभूषण होते हैं जो उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जैसे हम पुरुष भी तो होते हैं, तो हम जैसे अच्छी घड़ी पहन लेते हैं, अच्छी चेन पहन ले, आप समझ रहे हो। तो जैसे सौंदर्य में वृद्धि, जैसे माँ के सौंदर्य में माँ के आभूषण वृद्धि करते हैं, उसे बढ़ा देते हैं, उसी तरीके से भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने का काम अलंकार करते हैं। अरे देखो, ऐसे समझो, जैसे अब कोई कहे आहा क्या अद्भुत आनंद है, और कोई कहे अरे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आहा क्या अद्भुत आनंद है, आहा में भी आ, अद्भुत में भी आ, आनंद में भी आ। तो जब आप किसी चीज को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करो तो वो अलंकार के जरिए, भाषा की सुंदरता ही अलंकार है। आप इसको ऐसे भी समझिए, मान लो कोई बहुत सुंदर खिला हुआ फूल है, अब कोई कह दे बस कि अब वो इतना सुंदर है ना कि आप उसको डिस्क्राइब कैसे करो, वो इतना सुंदर है ना कि आप बस ऐसा कहोगे ना, अरे बड़ा सुंदर फूल है, तो ये उसकी सुंदरता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि वो तो बहुत सुंदर है। तो ऐसा कहते हैं कि अरे ये फूल तो इतना सुंदर है, इतना खिला हुआ है कि ऐसा देख के लग रहा है मानो ये हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो। आप समझ पा रहे हो? जब आप ऐसी भाषा का उपयोग करते हो कि मानो ये फूल हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो, तब लगता है कि हाँ, उस फूल की सुंदरता के साथ जस्टिस हुआ। आपने उस फूल की सुंदरता को अच्छे से जो सुनने वाले श्रोता है उन तक पहुंचाया। तो स्टूडेंट्स, अलंकार जब कोई बहुत सुंदर चीज होती है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए और भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको अलंकार के ऐसे तो दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आपको सीबीएसई क्या पूछेगी वो मैं आपको बताता हूं। जो आपके सिलेबस में उन्होंने दिया था कि वो आपसे शब्दालंकार नहीं पूछेंगे, सिर्फ अर्थालंकार आपसे पूछेंगे, जिसमें उपमा, विशेष रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण, सिर्फ यही अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस साल अलंकार जो है वो, इस साल ग्रामर जो है आपका व्याकरण हिंदी का, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू नहीं आएंगे। तो इस बार वो ऐसे भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली लिखने के लिए कि मानवीयकरण अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। ऐसे भी वो आपसे अलंकार का उदाहरण भी पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, हम उपमा से शुरू करते हैं। जो मेन अलंकार आपके हैं वो हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। शुरुआत करते हैं उपमा से। जैसे उपमा खाने के लिए, नाश्ते में उपमा खाते हैं, तो सुबह उठ के नाश्ते से शुरुआत करते हैं, उपमा से शुरुआत करते हैं। देखिए, उपमा अलंकार वहां आता है जहां पे दो वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही हो, जहां पे कंपैरिजन हो रहा है, वहां पे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में जैसे सा, सरिस, है ना, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। उपमा अलंकार में ना हमेशा तुलना की जाती है। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, तो चांद सा सुंदर चेहरा, तो चेहरे और चांद के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि चेहरा कैसा है, चांद जैसा सुंदर है। आप समझ रहे हो? तो यहां तुलना की जा रही है चेहरे की चांद से। जहां पे भी तुलना हो रही हो वहां पे उपमा अलंकार है। आप समझिए, ठीक है। एक और ट्रिक इसमें यह होती है कि उपमा अलंकार में जिन दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है, चलो मैं आपको एग्जाम्पल से ही दिखाता हूं। चलो आप ये एग्जाम्पल देखो। चांद सा सुंदर मुख, या मुख लिखा है, मुख मतलब चेहरा ही आप समझिए। चांद सा सुंदर चेहरा, ठीक है, चांद सा सुंदर क्या है, चेहरा है। अब आप यहां समझिए कि एक है चांद, एक है मुख या चेहरा। अब यहां पे जिन दो चीजों के बीच में तुलना की जा रही है उनके बीच में कुछ ना कुछ शब्द है। उपमा अलंकार में जिन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन या तुलना की जा रही है उनके बीच में एक या दो शब्द, वो एक साथ नहीं होते, वो हमेशा अलग अलग होते हैं। तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक होती है। दूसरा, उपमा अलंकार में सा, सरिस, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, आप मान लीजिए जहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है, किसी भी चीज को किसी भी चीज से तुलना की जा रही है, वहां पे उपमा अलंकार है। अब यहां पे उपमेय और उपमान भी होता है। देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है उसको उपमेय कहते हैं। चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है तो चेहरा उपमेय है। जिससे तुलना की जा रही है उसको उपमान कहते हैं। जिससे तुलना की जा रही है उसको उपमान कहते हैं। जैसे चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है, चांद सा सुंदर चेहरा, चेहरा चांद के जैसा सुंदर है, तो चेहरा उपमेय है, और जिससे तुलना की जा रही है चांद, वो उपमान है। ठीक है।
साधारण धर्म और वाचक शब्द ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी समझ लीजिए। साधारण धर्म मतलब आप किस एस्पेक्ट में तुलना कर रहे हो। जैसे कोई कहे ये तो घोड़े सा तेज है, तो तेज वो एस्पेक्ट है जिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हो। कोई कहे कि है ना गोली सा सटीक, तो सटीक वो एस्पेक्ट है, वो सब्जेक्ट है जिस पे आप तुलना कर रहे हो। तो यहाँ पे सुंदरता वो एस्पेक्ट है। चांद सा सुंदर चेहरा, चेहरा और चांद में क्या कंपैरिजन है, चांद के जैसा सुंदर चेहरा है। तो जिस चीज पे तुलना की जाए, चाहे वो सुंदरता हो, गति हो यानी कि स्पीड हो, किसी या रंग हो, वो साधारण धर्म होता है। वाचक शब्द जो लगा के आप तुलना करते हो, चांद सा सुंदर चेहरा, चांद जैसे दिखने वाला चेहरा, जो भी बीच में शब्द आए वो वाचक शब्द होते हैं। तो जहां पे भी तुलना की जाए और जिन दो चीजों के बीच में तुलना की जा रही है, अक्सर वो दोनों थोड़ी दूरी पे हो, वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब आप आ जाओ रूपक अलंकार में। देखिए रूपक अलंकार में भी तुलना होती है, लेकिन ये ऐसा होता है कि मानो अब जैसे एक होता है ना कि अरे ये तो इसके मुख पे तो सूर्य, अरे ये तो सूर्य जैसा है, अरे ये तो सूर्य ही है। आप समझ रहे हो। जैसे जब दो चीजों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, जब इतने ज्यादा सेम दिखते हैं कि लगता है अरे ये तो यही है। जब दो चीजों में, जैसे पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री दिव्य चिदानंद श्री वृंदावन धाम में पहुंचे, तो उनके लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए हमारे जो श्याम जी है वो रघुनाथ जी बन गए। अब समझ गए हो कि श्याम जी राम जी नहीं है, श्याम जी ही राम जी हैं। तो जब तुलना, यहाँ तुलना की नहीं जा रही कि श्याम जी और राम जी की तिरछी चितवन एक जैसी है, उनकी तिरछी नजर एक जैसी है, नहीं, श्याम जी ही राम जी है। उसी तरीके से जब दो चीजों में तुलना की जाती है और उन दोनों में इतनी सिमिलैरिटी होती है कि एक दूसरा ही बन जाता है। या जैसे देखो एग्जाम्पल से समझो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, माँ मुझे चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए, है ना। तो यहाँ चांद और खिलौने के बीच में तुलना नहीं हो रही, चांद को ही खिलौना बना दिया जा रहा है। आप समझ रहे हो। अगर इसको आप ट्रिक से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे उपमा नाश्ता, उपमा में कैसे होता है, उपमा अलंकार में जिन दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है उनके बीच में वो साथ में नहीं होते, उनके बीच में कुछ शब्द होते हैं। बल्कि रूपक अलंकार में उल्टा होता है। इसकी एक ट्रिक होती है जो हमेशा तो नहीं पर अक्सर काम करती है, कि रूपक अलंकार में जिन दो चीजों के बीच में तुलना होती है वो दोनों अक्सर साथ साथ में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये इसके जैसा नहीं, ये तो यही है, अरे ये सूर्य जैसा नहीं, अरे ये तो सूर्य ही है, बस समझ रहे हो आप। वैसा होता है रूपक अलंकार में। और उदाहरण देखिए रूपक के, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण रूपी कमल अगर ऐसा लिखा होता, अगर लिखा होता यहाँ पे कि चरण रूपी कमल, तो साहब अलग खेल हो जाता, है ना। लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है, चरण कमल सीधा, यानी कि चरणों को कमल सीधा बता दिया गया। अगर यहाँ होता कि चरण रूपी कमल तो अलग बात होता, लेकिन चरण कमल, चरण ही कमल है। शशि मुख, शशि जैसा मुख नहीं, शशि ही मुख है। आप समझ रहे हो। तो जहां पर भी एकदम ये इसके जैसा नहीं, ये तो यही है, तो वो रूपक अलंकार हो जाता है। कुछ उदाहरण भी देख लेना। सबसे इजी उदाहरण वैसे ये होता है रूपक का याद करना, चरण कमल बंदो हरि राय। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब आप आ जाओ रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण है। मन सागर, मनसा लहरी, मन सा सागर लिखा होता, अगर मन सा सागर अगर लिखा होता तो अलग बात हो जाता कि मन और सागर के बीच में सा है, तो ये उपमा होता। मन सागर, मन सागर जैसा नहीं, मन ही सागर है, तो ये रूपक अलंकार है। अब आप आ जाइए अतिशयोक्ति अलंकार के ऊपर। अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसे तो इसको ऐसे पढ़ाया जाता है कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना, पर मेरी ट्रिक ये होती है कि अतिशयोक्ति अलंकार में जो चीजें थोड़ी आपको इम्प्रैक्टिकल दिखे, कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कि धनुष से बाण छूटा नहीं कि दुश्मनों के सर उड़ गए। अरे बाण चलाओगे तभी तो, कि उसने जो ही बंदूक में गोली भरी कि सामने वाला ढेर हो गया। अरे अब तो गोली भरी है, वो ढेर कैसे हो जाएगा, गोली चलानी पड़ेगी ना पहले। तो जो भी चीजें आपको लगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लिटरेचर में हो, पोएम में कहने को होगी, बट जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे ये देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। वो इस पार सोच ही रहे थे कि इतनी बड़ी नदी है, मैं तो घोड़े पर हूं, कैसे पार करूंगा। जब तक वो सोच रहे थे तब तक घोड़ा नदी पार कर गया।
अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हालांकि इसका ये डीप मीनिंग ये था कि उनका घोड़ा इतना अच्छा था कि उसके स्वामी को कोई कष्ट हो या वो संकोच में उससे जो उसके स्वामी सोचते थे वो उस सोचने से पहले ही कर देता था। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो भले जो चीजें सच हो, बट प्रैक्टिकली अगर वो पॉसिबल नहीं दिख रही है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा कि धनुष से बाण छूटा नहीं कि शत्रुओं के सिर धड़ से उड़े। ये नहीं हो सकता, जब तक बाण चलाओगे नहीं तब तक कैसे सिर उड़ेंगे, आप समझ रहे हो। तो ऐसी जगह पे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना लगे वो अतिशयोक्ति अलंकार। मानवीकरण अलंकार या मानवीयकरण अलंकार, जो भी जब नेचर को, प्राकृतिक चीजों को, जैसे पहाड़, पेड़, जंगल, नदी, जब भी प्राकृतिक चीजों को मानवीय चेतना दी जाती है, निर्जीव को सजीव की तरह देखा जाता है। हालांकि निर्जीव कुछ नहीं है, नदियों के भी प्राण होते हैं, समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह देखना। प्राकृतिक चीजों को, जब भी प्राकृतिक चीज में मानवीय चेतना डाली जाती है, जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक फूल इतना सुंदर है, इतना अच्छे से खिला हुआ है कि उसको देख के लग रहा है मानो ये हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो। फूल तो मुस्कुरा नहीं सकता पर ऐसा लग रहा है, तो फूल खिले, कलियां मुस्काई, तो ऐसी जगह पर मानवीयकरण अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार लास्ट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसको भी थोड़ा समझना चैलेंजिंग है, बट ट्रिक है इसकी भी। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। उपमा अलंकार में भी तुलना होता है, पर उसमें सा, सरिस ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, और जिन दो चीजों के बीच में तुलना होती है वो साथ में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में क्या होता है, वो दोनों चीजें अक्सर साथ में होती है, या अगर साथ में नहीं भी है तो भी उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तुलना की नहीं जा रही, कि इसका शौर्य महाराणा, कि ये शौर्य, कि ये महाराणा प्रताप जैसा नहीं है, ये महाराणा प्रताप ही है ना। जैसे महामहिम भीष्म जब महाभारत में युद्ध कर रहे थे और 10-10 हजार योद्धाओं को ढेर करते थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि ये काल की तरह युद्ध करते हैं, लगता था कि यही यमराज है स्वयं और युद्ध कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, जब इसको इसके जैसा ही बता दिया जाए, ये इसके जैसा नहीं, ये तो यही है, तो रूपक अलंकार है। उपमा आपने देख लिया। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी तुलना होती है, बट यहाँ पे इस पूरे स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही मैंने बढ़ा चढ़ा के आपको लिखा है कि आप डरो मत। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्प्रेक्षा अलंकार में, वो एक शब्द है, वो है अनुमान लगाना, या अनुमान आप नहीं समझ रहे तो कल्पना। बस कल्पना समझ लो आप, सिर्फ इमेजिन करना कि अब जैसे उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे कल्पना, जैसे तूफान को आता देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया, मानो, जानो, है ना, कैसे, मानो, जानो, ऐसे जो शब्द होते हैं जहां पे अज्यूम किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा। वृक्ष की शाखाएं ऐसी उठ रही है मानो ये हो रहा हो, मानो धरती को आकाश छू रहा हो, जहां पे भी इमेजिन किया जा रहा है। जैसे नदी की धारा ऐसे बह रही थी जैसे वह पर्वतों को पीछे छोड़कर भाग रही हो, पीछे छोड़कर भाग रही हो, भाग रही है नहीं है, भाग रही है क्या, ये तो भाग रही है नहीं, भाग रही होगी। तो जहां पर जानो, मानो, हो, होगी, जानो, मानो, होगी, जहां पे आपको सुन के लगे कि ये ठीक ठीक नहीं पता, है ना, कि ये तो युद्ध में, इसने तो निश्चित ही युद्ध में विजय प्राप्त कर ली होगी। अब आपको ठीक ठीक नहीं पता कि विजय प्राप्त किया है नहीं, आप अज्यूम कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में जहां पे जानो, मानो, होगा, हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहां पे अज्यूम किया जाता है। जैसे वृक्षों की शाखाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी, प्रतीत होना कि ऐसा लग रहा है, ठीक ठीक नहीं पता। तूफान को आता देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया हो, तो जहां पे भी अजम्पशन का फैक्टर हो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यही अलंकार है जो इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट सारे अलंकार से रिलेटेड क्लियर हो गए हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता, ये थे अलंकार। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।